नमस्कार। आज हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, उसके उदय और विकास की गहराइयों में उतरते हैं। ये सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक फली फूली, मतलब बहुत पुरानी बात है। और ये दुनिया की सबसे प्राचीन और सबसे विकसित सभ्यताओं में गिनी जाती है, आज के भारत और पाकिस्तान वाले इलाके में, खास तौर पर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे। तो सवाल ये है कि आखिर क्या वजहें थीं कि इतनी महान सभ्यता बनी और इतनी फली फूली। चलिए, जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर इसे समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत भौगोलिक स्थितियों से करें। सिंधु और उसकी सहायक नदियां, उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को बहुत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी दी। खेती के लिए तो ये मतलब वरदान था। हाँ बिल्कुल। और नदियां नियमित बाढ़ भी लाती थी, जिससे मिट्टी और अच्छी हो जाती थी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे बड़े शहर बिल्कुल नदियों के किनारे ही बसे थे। अच्छा। और एक दिलचस्प बात यह है कि उस समय की जो जलवायु थी वो आज की तुलना में ज्यादा नम थी। अच्छा। तो खेती और पशुपालन दोनों के लिए माहौल काफी अच्छा था। यानी बारिश भी ठीक होती थी। हाँ, पर्याप्त बारिश और नदियों का पानी सिंचाई के लिए भी मौजूद था। और पानी सहेजने की उनकी तकनीक, गुजरात के धौलावीरा में जो अवशेष मिले हैं जलाशयों के, वो तो कमाल हैं। उनकी समझ दिखाते हैं ना। बिल्कुल। और सिर्फ पानी ही नहीं, लकड़ी, पत्थर और तांबा जैसे राजस्थान के खेतड़ी से ये सब संसाधन भी आसानी से मिल जाते थे। तो मतलब प्राकृतिक रूप से इलाका काफी संपन्न था। और इसी वजह से खेती इतनी फली फूली होगी। जी हाँ। कृषि तो जैसे रीढ़ की हड्डी थी इस सभ्यता की। क्या उगाते थे वो लोग? गेहूं, जौ? गेहूं, जौ, चावल, दालें और हाँ, कपास। कपास की खेती में तो वो दुनिया में शायद सबसे आगे थे। अच्छा। और जब खेती से इतनी उपज हुई, जरूरत से ज्यादा, तो उसी ने शहरीकरण को, मतलब शहरों के विकास को संभव बनाया। जैसे लोथल में अनाज रखने के लिए बड़े बड़े गोदाम मिले हैं। सही कहा। वो गोदाम इसी कृषि अधिशेष का सबूत हैं। और वो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर भी पालते थे। भोजन, दूध और खेती में मदद के लिए। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने तक सीमित नहीं था। उनका व्यापार बहुत फैला हुआ था, मेसोपोटामिया, मिस्र और दूसरे इलाकों तक। क्या भेजते थे वो बाहर? खास तौर पर मनके, बहुत सुंदर पत्थर के, जैसे कार्नेलियन। कपास तो था ही, धातुएं, अनाज, ये सब निर्यात करते थे। और लोथल का जो बंदरगाह मिला है, वो तो सीधा सबूत है समुद्री व्यापार का। हाँ, वो गोदी, डॉकयार्ड जैसे कहते हैं, वो समुद्री व्यापार का स्पष्ट प्रमाण है। और मेसोपोटामिया के जो पुराने लेख मिले हैं, उनमें मेलुहा नाम की जगह का जिक्र आता है। ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि मेलुहा शायद सिंधु घाटी ही थी। सोचिए। वाह, मतलब उनकी पहचान दूर दूर तक थी। अब जरा शहरों की बात करते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये तो कमाल के थे। वो ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें, एकदम सीधी। हाँ बिल्कुल, प्लानिंग के साथ बसाए गए शहर थे। और जल निकासी व्यवस्था, मोहनजोदड़ो में तो ढकी हुई नालियां मिली हैं। कमाल है, आज से हजारों साल पहले साफ सफाई का इतना ध्यान। बिल्कुल। ये उनकी उन्नत सोच दिखाता है। और उनकी अपनी एक लिपि भी थी, सिंधु लिपि। हाँ, वो रहस्यमयी लिपि जिसे पढ़ा नहीं जा सका है अब तक। जी, पूरी तरह से तो नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन जो मोहरों पर निशान और चित्र मिले हैं, उनसे लगता है कि ये जरूर व्यापार या प्रशासन में काम आती होगी। एक पहेली है ये तो। हाँ, और समाज को जोड़ने में शायद धार्मिक मान्यताओं का भी हाथ था। मोहनजोदड़ो में एक मोहर मिली है जिसे पशुपति मुद्रा कहते हैं। और मातृदेवी की छोटी छोटी मूर्तियां भी बहुत मिली हैं। अग्निवेदियों के भी तो अवशेष मिले हैं शायद। जी, कालीबंगा और लोथल जैसी जगहों पर, जो शायद किसी तरह के धार्मिक अनुष्ठान दिखाते हैं। इस सब के पीछे तकनीक का कितना हाथ था? वो लोग धातु का काम जानते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तकनीक में भी माहिर थे। धातु विज्ञान, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला और निर्माण कला तो शहरों में दिखती ही है। उनकी ईंटें देख लीजिए, एक मानक अनुपात होता था 4:2:1 का। हर जगह वैसी ही ईंटें मिलती हैं। यानी मानकीकरण था। बिल्कुल। और ये सिर्फ ईंटों में नहीं था, वजन और माप के लिए भी उनके मानक थे। हड़प्पा में एक जैसे पत्थर के बाट मिले हैं, अलग अलग वजन के, पर एक सिस्टमैटिक तरीके से। तो व्यापार और निर्माण में एक रूपता रहती होगी इससे। निश्चित रूप से। इतने बड़े इलाके में एक जैसे बाट और माप का इस्तेमाल, ये किसी न किसी तरह के केंद्रीय नियंत्रण या गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव की ओर इशारा करता है। और वो लोथल की गोदी,
उसे दुनिया की सबसे पुरानी मानव निर्मित गोदियों में से एक माना जाता है। उनकी इंजीनियरिंग का सबूत है वो। जी, और उनकी समुद्री जानकारी का भी। अच्छा, ये जो बाहरी संपर्क थे, जैसे मेसोपोटामिया के साथ व्यापार, क्या इससे विचारों का भी लेन देन हुआ, नई तकनीकें आईं? जैसे मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी के कार्नेलियन मनके और मोहरें मिली हैं। और इससे जनसंख्या पर भी असर पड़ा होगा। बिल्कुल, खेती अच्छी हुई, खाना ज्यादा हुआ तो आबादी बढ़ी, बड़े बड़े शहर बसे। अनुमान है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शहरों में 30,000 से 50,000 लोग रहते थे। इतने लोग? हाँ, और शहरों में अलग अलग तरह के लोग थे। कारीगर, व्यापारी, शायद शासक वर्ग, किसान, सब मिलके रहते थे। जैसे कालीबंगा में हल से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं, कपास के अवशेष मिले हैं। ये सब उनकी आर्थिक गतिविधियों की तरफ इशारा करते हैं। तो अगर हम सारी बातें मिला दें, उपजाऊ जमीन, अच्छी खेती, व्यापार, तकनीक और एक संगठित समाज, इन्हीं सब ने मिलकर सिंधु घाटी सभ्यता को इतना विकसित बनाया। बिल्कुल सही। ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। मोहनजोदाड़ो का वो विशाल स्नानागार हो, या लोथल का बंदरगाह, या वो मानीकृत बाट, ये सब उदाहरण हैं उनकी अद्भुत क्षमता के और कैसे उन्होंने अपने पर्यावरण और संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। उन्होंने सिर्फ एक बस्ती नहीं बसाई, बल्कि एक बहुत ही व्यवस्थित और उन्नत जीवन शैली विकसित की थी। ये सब सुन के वाकई हैरानी होती है। और फिर ये सवाल मन में आता है कि आखिर इतनी विकसित सभ्यता का पतन कैसे हुआ होगा? या फिर वो जो लिपि है जिसे हम पढ़ नहीं पाए, उसमें और कौन से राज, कौन सी कहानियां छिपी होंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा। रंजिश इस जर्म मॉडल तक पहुंच गई। जरूर। तो अमर पांडे